गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। राहुल और प्रियंका को यूपी से टिकट देने का अनुरोध इसमें किया गया। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने अनुरोध किया। यूपी से राहुल और प्रियंका को उम्मीदवार बनाने के लिए अपील की गई है। कांग्रेस की सीईसी के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सियासी गलियारों से जुड़ी पहुंचा रहे हैं। अमेठी और रायबरेली के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा जो है वो अब तेज हो चुकी है। सीईसी सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर अंतिम फैसला जो है वो छोड़ दिया है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि इस पूरे मामले पर जो अब अंतिम फैसला है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लेते हुए नजर आएंगे। तो अमेठी और रायबरेली सीट पर जल्द फैसला लेने की मांग भी यहां पर की गई। सीईसी की बैठक में ये मांग उठी कि प्रियंका और राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल गांधी को अमेठी से और प्रियंका को रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि अंतिम फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे अब लेंगे और ये चर्चा लगातार पहले से ही चल रही थी कि इन दोनों नेताओं को यूपी से चुनाव लड़ना चाहिए। वायनाड से राहुल गांधी पहले ही अब चुनाव लड़ चुके हैं, वहां पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब यहां पर कांग्रेस चाहती है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़े, साथ ही प्रियंका भी रायबरेली से चुनाव लड़े। तो सीईसी की महत्वपूर्ण ये बैठक जिसमें अभी अमेठी और रायबरेली पर चर्चा तो हुई लेकिन फैसला नहीं लिया गया है। फैसले को लेकर जानकारी मिल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इसको लेकर फैसला लेंगे। और दूदू से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। 25 लाख की रिश्वत के मामले से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि दूदू कलेक्टर हनुमान ढाका एपीओ हुए। संयुक्त शासन सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। एसीबी ने ढाका के खिलाफ मामला दर्ज किया था। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बताते चले इस पूरे मामले से जुड़ी ये 25 लाख की रिश्वत का मामला था जिसमें जानकारी सामने निकल कर आ पाई है कि संयुक्त शासन सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। एसीबी ने ढाका के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज किया था और अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई तेज कर दी गई। कल इस मामले में सर्च ऑपरेशन चला था और उसके बाद ये बड़ा एक्शन। भजनलाल सरकार लगातार एक्शन मोड में है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई भी जारी है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है प्रदेश की एंटी करप्शन ब्यूरो। एसीबी की टीम ने दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद ही एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने दूदू जिला कलेक्टर हनुमान लाल ढाका की सरकारी आवास पर रेड मारी और कई घंटों तक तलाशी ली और कई अहम दस्तावेज और रिश्वत मांगने के सबूत जब्त किए। बता दें, दूदू जिला कलेक्टर पर यह आरोप है कि उन्होंने एक फर्म संचालक की जमीन का रूपांतरण करने की एवज में 25 लाख की घूस की मांग की थी। हालांकि परिवादी पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया, जिसके बाद 15 लाख के बदले काम करने की डील फिक्स हुई, जिसमें से 7.5 लाख डाक बंगले पर मंगवाए जाने का खुलासा रिकॉर्डर से हुआ है। इस पूरे मामले में एक पटवारी की भी मिलीभगत मानी जा रही है, जिसको लेकर के एसीबी की दूसरी टीम ने पटवारी हंसराज के घर पर भी दबिश दी और सर्च की कार्रवाई की। आधी रात को शुरू हुई ये कार्रवाई शनिवार सुबह तक चली और यहाँ से भी एसीबी ने कई दस्तावेज जुटाए हैं। फिलहाल दूदू जिला कलेक्टर और पटवारी हंसराज दोनों से ही एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। ऐसे में इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस बीच एक और बड़ी खबर है। बाड़मेर से हरीश चौधरी को धमकी मिली है। सोशल मीडिया पर धमकी मिली। बीपी बना नाम के अकाउंट से धमकी मिली है। तो पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बैतूल से विधायक हरीश चौधरी को धमकी देने का यह मामला सामने आया है। जानकारी है कि सोशल मीडिया पर उन्हें धमकी दी गई है और जिस प्रोफाइल से धमकी दी गई है बताया जा रहा है वीपी के नाम से बना हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। खंगाला जा रहा है, आईपी एड्रेस निकाला जाएगा कि आखिर ये जो अकाउंट है ये किसने बनाया और उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तो हरीश चौधरी को सोशल मीडिया पर धमकी मिली जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया क्योंकि विधायक हैं, इस वजह से सियासी गलियारों में भी हड़कंप मचा हुआ है। और बालोतरा का रुख करेंगे जहां का सियासी पारा लगातार हाई है। रविंद्र सिंह भाटी को धमकी मिली है। निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी वहां से हैं।
आपको बता दें कि भाटी को भी सोशल मीडिया पर ही धमकी मिली है। धमकी में नाम लिखा हुआ है रोहित गोदारा। रविंद्र सिंह भाटी को सुधर जाने की धमकी मिली। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। आपने देखा कि हरीश चौधरी को भी धमकी मिली सोशल मीडिया के जरिए, और अब खबर रविंद्र सिंह भाटी को भी लेकर मिल रही है। बालों तरह से खबर है कि रविंद्र सिंह भाटी को, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, सोशल मीडिया पर धमकी मिली। और बड़ी बात यह कि धमकी में रोहित गोदारा का नाम लिखा हुआ है। रविंद्र सिंह भाटी को इस धमकी में कहा गया है कि सुधर जाएं, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। वहीं सिरोही में गुजरात एटीएस की टीम और जोधपुर एनसीबी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने एमडीएम ड्रग्स बनाने की एक फैक्ट्री पर छापेमारी की और इस दौरान बताया जा रहा है कि टीम ने 50 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। यह फैक्ट्री लंबे समय से चल रही थी। ड्रग्स गुजरात और राजस्थान के शहरों में सप्लाई किया जाता था और इससे तस्करी में आपको बता दें कि कई लोग जुड़े होने की आशंका भी है। इस कार्रवाई के बाद भी अब जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। तो 50 करोड़ एमडीएमए ड्रग्स बरामद की गई है और जिसके बाद इस कार्रवाई को और तेज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जाएगी और संभावना ये जताई जा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर के बड़े खुलासे हो सकते हैं। जो कार्रवाई की है गुजरात एटीएस ने की है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 50 करोड़ की एमडीएमए ड्रग्स बरामद की गई। गुजरात एटीएस और एनसीबी जोधपुर ने ये बड़ा पर्दाफाश किया, बड़ी कार्रवाई की और माना जा रहा है कि पूछताछ के साथ अब और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जो ड्रग्स बरामद की गई है उसकी कीमत 50 करोड़ के लगभग बताई जा रही है। ये वही लैब जहां से ड्रग्स बरामद हुई। एटीएस की टीम व जोधपुर एनसीबी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई के रूप में एक ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री को जो है छापेमारी की है। कैलाश नगर के लोटीवाड़ा गांव में एक खेत पर जो है ये फैक्ट्री आई हुई थी और इस पर जो है 2 आरोपी जो है मौके से पकड़े हैं और मैथ ड्रग्स जो है यहाँ पर जो है भारी मात्रा में पकड़ी गई है, जिसकी बाजार की अनुमानित कीमत जो है 50 करोड़ बताई जा रही है। मौके से 2 आरोपियों को डिटेन किया गया है और इनसे जो आगे जिस प्रकार जो सप्लाई की जा रही थी उसको लेकर जो है कई जांच अभी की जा रही है। ये कार्रवाई के बाद में पूरे शहर में हलचल जो मच चुकी है। लेकिन इस मामले में आपको बता दें कि यह जो ड्रग्स सप्लायर जो है यहाँ राजस्थान व गुजरात के कई जिलों में जाकर जो इसकी सप्लाई को अंजाम देते थे, लेकिन इसका सरगना अभी भी जो है पकड़ में नहीं आया है। पुलिस जगह जगह अभी दबिश दे रही है और एटीएस की कार्रवाई के बाद में पुलिस महकमा भी जो है अलर्ट मोड पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। भले ही प्रदेश में लोकसभा चुनाव की गर्माहट कुछ कम हो गई हो, लेकिन बीकानेर की वर्षों पुरानी रेलवे फाटक की समस्या को लेकर मनु क्या है? एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी बवाल मच गया है। दरअसल ये किस तरह की रिपोर्ट है, इसमें क्या बवाल की वजह रही, ये जरा देखिए। रेल फाटक बंद होते ही थम जाता है शहर। कई समय पर नहीं पहुंच पाते दफ्तर, तो किसी की परीक्षा जाती है छूट। एम्बुलेंस में सांसों की डोर जाती है टूट। 4 दशक से हो रहा इंतजार, बीकानेर की सुध लो सरकार। दिन का वक्त, रोजी रोटी की आपाधापी, तभी ट्रेन की आमद की इत्तला पर रेल फाटक बंद हो जाता है। आप कहेंगे ये भला कौन सी समस्या है, हर आदमी को इस समस्या से 2-4 होना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ बात इतनी भर नहीं है। जी हाँ, बीकानेर में रेल फाटक ऐसी समस्या बनी हुई है जो पिछले 40 सालों से भी ज्यादा वक्त से चली आ रही है। 40 सालों से, इसीलिए कि जिस वक्त रेल लाइन डाली गई तब ये शहर की जरूरत थी, लेकिन धीरे धीरे शहर का विस्तार हुआ और अब वो रेल लाइन शहर के बीचों बीच हो गई है। 40 से 42 साल पहले इसके समाधान को लेकर चर्चा शुरू हुई, लेकिन आज भी ये चर्चा तक ही सीमित है। दरअसल शहर के परकोटे से बाहर
कोर्ट गेट से निकलते ही 2 रेलवे लाइन है जो शहर को 2 भागों में बांटती है। दिन में करीब 56 बार रेलवे फाटक कभी मालगाड़ी तो कभी रेलगाड़ी गुजरने के चलते बंद होता है, जिससे शहर 2 भागों में बंटकर रुक सा जाता है। ये कई वर्षों से चली आ रही है समस्या, जिससे काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। तो आगे मतलब किसी भी सरकार का आना हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमें लाभ होना चाहिए और समस्या का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। दरअसल कोर्ट गेट TM रोड बीकानेर का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। शहर के प्रमुख बाजार के रूप में बीकानेर का ये 1 किलोमीटर क्षेत्र खरीदारी का केंद्र है। शहर के अंदरूनी क्षेत्र से मुख्य बाजार होते हुए कलेक्ट्रेट सहित तमाम सरकारी कार्यालय इस फाटक को पार करने के बाद ही आते हैं। फाटक बंद होने से कभी बच्चे परीक्षा देने नहीं पहुंच पाते, कभी कर्मचारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंच पाते और कभी कभी तो एम्बुलेंस भी फंस जाती है। भीड़ जो है परवशी हो गई है आम लोगों के लिए। इसका हल अब कोई निकलना चाहिए। जनता को कोई मतलब नहीं है, अंडरपास बने चाहे बाईपास बने चाहे ऊपर बने, इस फाटकों की समस्या से लोग निजात पाना चाहते हैं। इसको राजनीति से ऊपर उठ के आम जनता के लिए आवाज़ उठाने चाहिए नेताओं को, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। हर चुनाव में रेल फाटक मुद्दा रहता है। समस्या से निजात दिलाने के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन चुनाव निकलते ही नेता और पार्टियां इस मुद्दे को भूल जाती हैं। सत्ता गंवाने के बाद बीडी कल्ला एक बार फिर मुद्दे पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी विधायक जेठानंद व्यास इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। 4 महीने सरकार के आने के बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और कुछ लोग बिना अधिकार के अनधिकृत रूप से कहते हैं इसको ऐसा कर दो वैसा कर दो, एलिवेटेड रोड बनाओ, तो उसके लिए बजट तो दो। बिना बजट के कैसे बनेगा? सरकार बदली, मैं MLA बना तो बनते ही मैं इसको लेके कलेक्टर साहब से मिला, तत्कालीन जो कलेक्टर उनसे मिला। मैंने उनको कहा कि अगर अंडरपास बनता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो समस्याएं सामने खड़ी है उनका मुझे हल बता दो। कांग्रेस रेल बाईपास की वकालत करती है तो बीजेपी एलिवेटेड रोड के पक्ष में तर्क करती है, लेकिन करता कोई कुछ नहीं। इसीलिए जनता ये मान चुकी है कि नियत सही हो तो दोनों ही पार्टियां चुटकी बजाते समस्या का समाधान निकाल सकती हैं। पिछले लंबे समय से राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आम जन को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखने वाली बात अब यह होगी कि भाजपा और कांग्रेस में ठनी ये लड़ाई कब रुकती है और आम जन को कब तक इसका फायदा होता है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और जैसे ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए, वैसे ही प्रदेश में पेयजल संकट गहरा गया। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में पानी की किल्लत से परेशान लोगों का पानी के टैंकर का सहारा वो ले रहे हैं। अब लोगों का सब्र भी टूटने लगा है। पानी के लिए प्रदेश भर में लोग अपने अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए। चढ़ते पारे के साथ ही प्रदेश में पानी की समस्या विकराल हो चुकी है। पानी की समस्या से परेशान अब लोगों का सब्र का बांध भी टूटने लगा। पानी के लिए कहीं टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन हो रहा, तो कहीं सड़कों पर जाम लगाकर लोग अपना विरोध जता रहे हैं। ये तस्वीरें हैं दौसा के मंडावर उपखंड के गांव सायपुर पाखर की, जहां पानी की समस्या से परेशान ग्रामीण और महिलाओं ने पानी की टंकी पर चढ़कर जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर विरोध जताया। सूचना पर मौके पर पहुंची मंडावर थाना पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाकर टंकी से नीचे उतरवाया। वहीं मौके पर मौजूद जलदाय अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि इस समस्या का हल 2 दिन के अंदर ही कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों का कहना है कि पानी की समस्या का हल नहीं होने पर वो दोबारा से विरोध जताएंगे। पानी के लिए प्रदर्शन की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई अलवर शहर से, जहां पानी की मांग को लेकर जनता अब सड़कों पर उतरकर विरोध जता रही है। शुक्रवार रात अलवर जयपुर रोड पर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वार्ड नंबर 32 की महिलाओं के साथ स्थानीय पार्षद बीना नरूका ने पानी की मांग को लेकर जाम लगा दिया, जिससे काफी देर तक जाम की परिस्थिति बनी रही। लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी जलदाय विभाग उनकी एक नहीं सुन रहा और उन्हें पानी के टैंकर मंगाकर काम चलाना पड़ रहा। वहीं लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आनन फानन में बोरवेल चालू किया।
पानी की समस्या इस वार्ड में न्यू ट्रांसपोर्ट में 20 साल समस्या है, यानी कि यहाँ टैंकरों से ही पानी आता है, तो पानी की वजह से तो परेशान है। तो टैंकरों से कंटिन्यू पानी आ रहा है, बोरिंग लग चुकी है, तो फिर सबको चाहिए ना, बोरिंग लगी है, हमें फिर भी पानी नहीं मिल रहा है, तो इनका इस्तेमाल है। ठीक है। झुंझुनू जिले के बुहाना कस्बे की वार्ड संख्या 3, 4 और 6 समेत अन्य मोहल्लों में पिछले 1 महीने से पेयजल की आपूर्ति नहीं हुई। पानी की समस्या से सबसे ज्यादा परेशान महिलाएं हो रही। पानी की किल्लत से उनका आधा दिन पानी के प्रबंधन करने में ही निकल जा रहा। ऐसे में परेशान होकर महिलाएं जलदाय विभाग पहुंच गई और अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। मौके पर मौजूद जेईएन पीयूष मेघवाल ने आक्रोशित महिलाओं से बात कर जल्द पानी की आपूर्ति कराने का आश्वासन दिया। उधर पाली जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 15 दिनों में एक बार पेयजल सप्लाई हो रही है, जिसके चलते ग्रामीणों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा। जिले के सोजत उपखंड के गांवों के पानी की समस्या के चलते हालात खराब है और पेयजल समस्या के ही चलते सोजत भुरासनी गांव के लोगों ने तो 26 अप्रैल को लोकसभा के दूसरे चरण के मतदान का बहिष्कार तक कर दिया। लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता। तस्वीरें भले ही अलग अलग हो, लेकिन समस्या और शिकायत एक ही है, पानी की आपूर्ति की। और शिकायत के बावजूद संबंधित विभाग इन पर कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर पानी की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया तो समस्या और विकराल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। और कोटा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रेस्टोरेंट में आग लग गई है। कुन्हाड़ी लैंडमार्क सिटी में नॉनवेज रेस्टोरेंट में आग लगी। बताया जा रहा है कि फायर उपकरणों से तत्काल जो है आग बुझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है और बताया जा रहा है कि आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी है। मौके के पर पुलिस भी बड़ी संख्या में पहुंच चुकी है और इसके साथ फायर ब्रिगेड भी पहुंच चुकी है। 24 घंटे में आग लगने की शहर में ये 4 घटनाएं सामने आई। तो कोटा से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। रेस्टोरेंट में आग लगने की जानकारी मिल रही है। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि 24 घंटे के अंदर शहर के अंदर ये चौथी घटना है। और मनु की गर्मी भी अब बहुत ज्यादा होने लगी है और माना जाता है कि संभवतः आग लगने के जो कारण होते हैं वो गर्मियों में बढ़ जाते हैं। हालांकि अब यहाँ पर आग लगने का कारण क्या रहा था, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी या फिर कोई और कारण था, वो जांच में सामने आ पाएगा। फिलहाल गनीमत की बात ये रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। बड़ी संख्या में फिलहाल के लिए अभी पुलिस मुस्तैद है वहां पर। राजस्थान का मतलब सिर्फ मॉन्यूमेंट्स नहीं है, यहाँ स्वाद और मिजाज का भी एक भरा पूरा खजाना है, जिससे ज्यादातर लोग अनजान हैं। इसलिए समय निकाल कर आइए और एक्सपीरियंशियल टूरिज्म से खुद को समृद्ध कीजिए। अनुभव को दीजिए नया विस्तार। पर्यटन को दीजिए नया आकार। जयपुर की हेरिटेज गलियों को है आपका इंतजार। स्वाद और मिजाज का भरा पूरा खजाना। एक्सपीरियंशियल टूरिज्म है अब तक अनजाना। पिछले कुछ सालों में टूरिज्म का ट्रेंड काफी बदला है। नेचुरल एटमॉस्फेयर में रह करके वहाँ के लोगों से मिलना, उनके कल्चर को समझना और उनके खान पान को एंजॉय करने का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें पिंक सिटी की है, जिसका हर कोई मुरीद है। जी हाँ, गुलाबी नगरी में अब पर्यटन का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जयपुर पहुंचने वाला सैलानी अब हवा महल, आमेर महल और एल्बर्ट हॉल देख करके संतुष्ट नहीं होते। उनके अंदर इस शहर को शिद्दत से समझने की बेचैनी बढ़ी है। पिछले 7-8-10 साल में एक नया ट्रेंड जो राजस्थान का, स्पेशली जयपुर का जो देखा जा सकता है, एक नया फ्रेज जिसको कहते हैं वो है एक्सपीरियंशियल टूरिज्म। तो जयपुर में एक्सपीरियंशियल टूरिज्म के आजकल काफी चर्चे हैं। अब एक्सपीरियंशियल टूरिज्म को समझ लीजिए। एक्सपीरियंशियल टूरिज्म अनुभव का विस्तार है, रोमांच का नया संसार है। और अब वक्त हो गया है टॉप 10 खबरों का।